बिरला मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर विष्णु करकरे ने एक तांगे वाले को हाथ दिया। तांगा रुकता है। नारायण आप्टे और विष्णु करकरे उस तांगे में बैठ जाते हैं। वक्त है शाम के 4:30 बजे का और दिन है निर्णायक और ऐतिहासिक 30 जनवरी 1948। तांगा बामुश्किल अभी थोड़ी दूर ही आगे बढ़ा होगा कि विष्णु करकरे ने रूंधे गले से लगभग सुबकते हुए अंदाज में नारायण आप्टे से कुछ कहने का प्रयास किया। उसकी आंखों में आंसू थे। नारायण आप्टे मुड़ करके बगल में उसे देखते हुए लगभग किसी बच्चे की तरह उसे झिड़कते हुए कहा, विष्णु पंत, क्या तुम धीरज नहीं रख सकते? ये तुम कैसी हरकत कर रहे हो? क्यों इतनी भावुकता का प्रदर्शन कर रहे हो जिसे देखने के बाद नाथूराम गोडसे के पूरे बने बनाए काम पर पानी फिर सकता है? धीरज रखो यार, धीरज रखो। और इसके बाद उनका तांगा आगे निकल जाता है। इनके उस तांगे में बैठ करके बिरला मंदिर छोड़ने से ठीक 5 मिनट पहले नाथूराम गोडसे ने भी वहीं से एक दूसरा तांगा लिया था और अकेले ही बिना पीछे मुड़े, बिना इन लोगों को आखिरी बार देखे हुए वहाँ से वो अपने उस डेस्टिनेशन की ओर चल गया जो डेस्टिनेशन 30 जनवरी और उस जगह जहाँ नाथूराम गोडसे चल पड़े थे, दोनों को ऐतिहासिक और निर्णायक बनाने वाला था, यानी बिरला हाउस। नाथूराम गोडसे बिरला हाउस के लिए निकल चुके हैं और उनके पीछे 5 मिनट बाद विष्णु करकरे और नारायण आप्टे भी बिरला हाउस के लिए निकल पड़ते हैं। स्वागत है आपका नाथूराम गोडसे एक नायक कहानी श्रृंखला की 15वीं कड़ी में। मैं हूं शिवचरण सिंह और आज मैं आपके साथ साझा करूंगा 30 जनवरी 1948 के उस पूरे घटनाक्रम को जो कल्मिनेट कर जाता है 5:15 में, 15 मिनट पर बिरला हाउस में, जिसे इतिहास ने, पूरी दुनिया ने एक निर्णायक क्षण माना था जब गांधी भारत के राजनीतिक रंगमंच से हमेशा हमेशा के लिए विदा ले लेता है और उसे ऐसा करने पर विवश करने वाले व्यक्ति होते हैं नाथूराम गोडसे। 14वीं कड़ी तक हमने देखा कि कैसे आप्टे, करकरे और गोडसे बरेटा पिस्टल मिल जाने के बाद आखिरी रात 29 जनवरी को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम में गोडसे अकेले सोते हैं। प्लेटफॉर्म यानी वेटिंग हॉल में विष्णु करकरे और चांदनी चौक में किसी होटल में नारायण आप्टे। ये सारे घटनाक्रम को हमने पिछली कड़ी में देखा है और आज हम 30 जनवरी की सुबह से लेकर के शाम 5:15 तक के घटनाक्रम को पूरी बारीकी से जानेंगे। सुबह जब विष्णु करकरे की नींद खुलती है वेटिंग रूम में, तो वो लगभग दौड़ते हुए अंदाज में चला जाता है रिटायरिंग रूम नंबर 6 में, जहां नाथूराम गोडसे और आप्टे पहले से ही जाग करके आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। विष्णु करकरे के पहुंचने के बाद फिर ये लोग काफ़ी रिलैक्स्ड, नाथूराम गोडसे तो एकदम रिलैक्स्ड होकर के थोड़ी देर तक तो ये हल्की फुल्की हंसी मजाक की बातें करते हैं और फिर गंभीरता के साथ आगे की योजना को ये लोग तय करते हैं। और सबसे पहले इन्होंने ये तय किया कि चल करके वही स्टेशन पर जो ब्रैंडन्स का एक रेस्टोरेंट है, वहाँ जाके वे लोग नाश्ता करेंगे। जब वे लोग वहाँ नाश्ता करने पहुँचते हैं तो एक आवाज़ से वे चौंक जाते हैं। एक वेटर उन्हें कहता है, मराठी में कहता है, साहेब तुम्ही घर सोडून इतक्या लांब का आलात? मतलब साहेब आप लोग अपने घर को छोड़कर इतनी दूर कहाँ और कैसे आ गए? इन तीनों को लगता है मानो किसी ने इन्हें रंगों हाथ पकड़ लिया और कहा हैंड्स अप। फिर अपने आप को संयत करते हुए नाथूराम गोडसे कहते हैं, तुम भी तो अपने घर को छोड़कर के इतनी दूर आए हो। दरअसल वो एक वेटर था जो पहले पूना रेलवे स्टेशन पर उसी ब्रैंडन के रेस्टोरेंट में काम करता था, जिसका ट्रांसफ़र आजकल दिल्ली, पुरानी दिल्ली स्टेशन पर उसी रेस्टोरेंट में वेटर के रूप में कर दिया गया था। इन्हें लगता है कि ये व्यक्ति आने वाले समय में कहीं ना कहीं इनके लिए एक ऐसा गवाह बन सकता है जो इन्हें टेस्टी बता सके कि इन्होंने यहाँ पर नाश्ता किया। जो भी हो, इस बात को वहीं पर आई गई समझ करके नाश्ता करने के बाद ये लोग फिर वापस अपने कमरे में चले जाते हैं।
और आगे की रणनीति के संबंध में सारी बातें होने लगती हैं। रणनीति के संबंध में जो बातें होनी होती हैं, उस क्रम में सबसे पहले नाथूराम गोडसे, जो कल शाम उन्होंने चांदनी चौक के पास 3 फोटोग्राफ्स खिंचवाए थे अपने, एक एक फोटोग्राफ को 3 अलग अलग लिफाफों में अपने उस फोटोग्राफ को रखते हैं और उसके बाद 3 चिट्ठियां लिखते हैं। 2 नारायण आप्टे के नाम से, एक नारायण आप्टे के कार्यालय पूना में और एक नारायण आप्टे के घर के पते पर, और तीसरी चिट्ठी लिखी जाती है विष्णु करकरे के अहमदनगर के पते पर। दोनों वहीं नाथूराम गोडसे के सामने हैं, लेकिन आने वाले समय में उनकी सुरक्षा को लेकर के, पुलिस से बचाव को लेकर के एक एलिबाई तैयार करने के लिए नाथूराम गोडसे ने तीनों चिट्ठियां लिखी, लिफाफे में बंद किया और फिर उसे वो उसी दिन शुक्रवार 30 जनवरी 1948 को वहाँ पर दिल्ली में किसी पोस्ट बॉक्स में डालने वाले थे। चिट्ठियों में क्या लिखा था एग्जैक्ट, मैं उस चिट्ठी को, जो मेरे सामने वो टेक्स्ट है, मैं पढ़ करके सुना देता हूँ, क्योंकि वो चिट्ठी भले ही एक तरह से एलिबाई के तौर पर लिखा गया था, मेरे सामने अभी जो इस किताब से मैं उस चिट्ठी को लेकर के आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, वो है मनोहर मालगांवकर की लिखी एक किताब द मैन हु किल्ड गांधी के पेज नंबर 142 से मैं उस चिट्ठी का ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ आपके सामने। मेरे दिमाग में एक आग सी धधक रही है, क्योंकि मुझे राजनीतिक बेइंसाफियों का कोई हल नहीं दिखाई देता। इसलिए मैंने अपनी तरफ से एक ऐसा आखिरी और बेहद खतरनाक कदम उठाने का फैसला किया है जिसकी खबर तुम्हें 1-2 दिन में मिल जाएगी। मुझे पूरा यकीन हो गया है कि पंचगनी या दिल्ली में हमने जिस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए थे, उसके मौजूदा हालात में कोई फायदा नहीं हो सकता। इसलिए मैंने किसी और पर भरोसा किए बिना वही करने का फैसला किया है जो मैं करना चाहता हूँ। इस चिट्ठी के साथ जो फोटो है उसे संभाल कर रखना, नाथूराम गोडसे। अब देखिए, इस किताब में जो जिस एक्सट्रैक्ट को इस किताब से मैंने पढ़ा, उसमें नाथूराम गोडसे ने ना सिर्फ एक एलिबाई तैयार कर दिया इन लोगों के लिए उस चिट्ठी के माध्यम से, बल्कि अपने मन की बात को भी एक दस्तावेज के रूप में, ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में संप्रेषित कर दिया। इसके बाद अब बात होती है कि इन्हें करना क्या है। करना क्या है का मतलब अब है कि वहाँ बिरला हाउस जाना है, तो भाई गांधी के जब तक नज़दीक नहीं पहुंचा जाएगा, उतनी भीड़ में दूर से गोली कैसे चलाई जाएगी। नारायण आप्टे कहते हैं कि देखो, ऐसा है कि प्रेयर मीटिंग में गांधी अपने नज़दीक, सबसे नज़दीक में महिलाओं को बिठाता है, लेकिन अब महिलाओं का गेटअप करना और ये सब तो संभव नहीं है। तो ऐसा कर सकते हैं कि महिलाओं से भी आगे जाने का एक स्कोप है। अगर कोई फोटोग्राफर यह कह करके आगे जाए कि मुझे गांधी का अलग अलग एंगल से फ़ोटो लेना है, तो फिर जो ओल्ड फैशन फोटोग्राफर होते हैं, जो एक ट्राइपॉड का इस्तेमाल करते हैं 3 तरफ और उस पर कैमरा रखते हैं और वो कपड़े से ढका रहता है, उसके भीतर में हम रिवॉल्वर रख देते हैं और अभिनय ही तो करना है, कौन सा फ़ोटो लेना है। और फिर ऐसा कहने के बाद विष्णु करकरे और नारायण आप्टे चांदनी चौक मार्केट में निकल जाते हैं उस तरह के किसी कैमरे के इंतजाम में, और ये लोग उसकी व्यवस्था भी कर लेते हैं कि इससे हम लोग जब यहाँ से निकलेंगे तो लेते चलेंगे। इस बात पर अभी ये कुछ फाइनली कुछ अभी डिसीजन होता नहीं है। तब अचानक नारायण आप्टे का कहना है कि उससे भी बेहतर एक ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है कि नाथूराम गोडसे बुर्का पहन करके सबसे आगे की पंक्ति में जा करके बैठ जाए, भीतर में अपने पिस्टल को छुपा ले और फिर गांधी के नज़दीक रह करके निशाना लगाना और भी आसान होगा। फिर ये लोग निकल पड़ते हैं चांदनी चौक मार्केट में, थोड़ी दूर आपाधापी करने के बाद एक बुर्का खरीद के लाते हैं जो एक मर्द को अच्छी तरह से फिट हो जाए। नाथूराम गोडसे उस बुर्के को पहनकर चलने फिरने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो बुर्का उन्हें बड़ा ही असहज महसूस होता है और वो कहते नहीं, ये बेकार है, इसे हटा दो। इस पर नारायण आप्टे कहते हैं कि अरे तुम्हें पता भी कितनी परेशानी झेलनी पड़ी और किसका खर्च करना पड़ा, इसमें 50 रुपये दे करके बुर्का हमने लाया है। नाथूराम गोडसे कहते हैं ना, आज के दिन भी तुम्हें पैसे की पड़ी है, और फिर बात वहीं पर छोड़ दी जाती है। अब सवाल है कि
किस तरह के ड्रेस में वहाँ जाना है, कैसे छुपना है, कैसे नहीं छुपना है, इन सारी बातों को छोड़ करके इन्हें लगता है कि अब काफ़ी विलम्ब हो रहा है, आज के कार्यक्रम को शाम से पहले हमको हर हर तरह का रिहर्सल और हर तरह की चीज़ों को पुख्ता कर लेना है, तो एक बार इस पिस्टल की आजमाइश भी तो होनी चाहिए। और फिर ये लोग वहाँ से टैक्सी लेकर के चले जाते हैं बिरला मंदिर के पीछे के जंगल में, मंदिर मार्ग जो आज का है। वहाँ जा कर के लगभग आधे किलोमीटर भीतर जाने के बाद ये लोग एक पेड़ को चुनते हैं और फिर उस पेड़ पर अलग अलग चिन्ह बना करके गांधी के हाइट को एक तरह से इमेजिन करते हुए कहाँ किस जगह गोली मारनी है, फिर अलग अलग दूरी से अलग अलग एंगल से नाथूराम गोडसे एक बार निशानेबाजी का अभ्यास करते हैं। और जब पिस्टल और निशानेबाजी दोनों को पूरी तरह से पुख्ता पाया जाता है तब ये लोग वहाँ से संतुष्ट होकर के निकलते हैं। रास्ते में टैक्सी में बैठे हुए नाथूराम गोडसे कहते हैं कि देखो, ना तो मैं बुर्का वाले प्रोग्राम में जाऊंगा और ना ही वो फोटोग्राफर वाला कोई स्कीम चलेगा, उससे बेहतर है कि मैं एक आर्मी का यूनिफॉर्म पहन लेता हूँ, दैट विल सूट मी बेटर। और फिर यही होता है, फिर ये लोग पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं और वहाँ पर एक पंजाबी रेस्टोरेंट में जा करके ये तीनों एक साथ मिल करके लगभग आखिरी बार ये लोग साथ मिल करके खाना खाते हैं, मतलब एक फ्री बर्ड के रूप में। 1 बजे के आसपास इन्हें रिटायरिंग रूम भी खाली करना था। 1 बजे वो जाकर के रिटायरिंग रूम खाली कर देते हैं, अपना सामान लेकर के लोग वेटिंग रूम में आ जाते हैं। वेटिंग रूम में बैठे होने के क्रम में अचानक नाथूराम गोडसे का कहना होता है कि भाई अगर मूंगफलियां मिल जाती तो बड़ा मजा आ जाता। नारायण आपटे कहते इसमें क्या है भाई, अभी जाता हूँ, अभी ले चला आता हूँ। स्टेशन के आसपास प्लेटफॉर्म पे हर जगह छान मारने के बाद कहीं भी जब मूंगफली नहीं मिलती है तो नारायण आपटे चांदनी चौक तक चले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी मूंगफलियाँ नहीं मिलती है। निराश होकर के लौटते हैं और कहते हैं कि क्या बादाम चलेगा, आमंड्स। नाथूराम कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तब विष्णु करकरे और नारायण आपटे एक विकल्प रखते हैं कि ऐसा करते हैं कि मूंगफली थोड़ी हम और दूर तक जाकर ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक और काम किया जा सकता है। और फिर वो कहते हैं कि गोडसे तुम यहाँ पर आराम करो, हम आते हैं। और फिर टैक्सी लेकर के विष्णु करकरे और नारायण आपटे निकल जाते हैं। इनका उद्देश्य होता है कि एक बार जैसे सुबह रेस्टोरेंट में एक मराठी मिल गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि 20 जनवरी के बाद गांधी की सुरक्षा और बढ़ा दी गई हो और वहाँ पर उत्तर भारतीय पुलिसकर्मियों के अतिरिक्त हो सकता है कि महाराष्ट्र से भी कुछ पुलिसकर्मी को लगाया गया हो। ऐसा होने पे अगर कोई पुणे का पुलिसकर्मी हुआ या फिर बम्बई में वैसे लोग हुए जो इनको पहचानते हों, तब तो इनका वहाँ जाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में ये लोग टैक्सी लेकर के जाते हैं और फिर बिरला हाउस के इर्द गिर्द अलग अलग तरह से चक्कर लगा करके इस बात को इंश्योर कर लेते हैं कि पुलिस वालों की संख्या तो बाहर है गेट पर, लेकिन उनमें से कोई भी मराठी या फिर बॉम्बे प्रांत का नहीं है। और वहाँ से जब वे लौट रहे होते हैं तो फिर इंडिया गेट के पास विष्णु करकरे अचानक चिल्ला कर कहते हैं, अरे गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। आपटे कहते हैं बात क्या हुई भाई? वो कहते देखो वहाँ पे एक मूंगफली वाला। और फिर वो दौड़ के जाते हैं, उस मूंगफली वाले के पास जाकर मूंगफली खरीदी जाती है और पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में ये तीनों मिल करके मूंगफली खाते हैं। और ऐसा करने के क्रम में लगभग और फिर बाकी की बातचीत, अब उनके पास जैसे लगता है कि अब ना कोई शब्द है, ना कोई योजना है और बातचीत करने के लिए कोई विषय भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो फिक्स्ड है, बस समय काटना है। इतने में 3:45 पर नाथूराम गोडसे कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए, 3:45 हो रहा है। वहाँ से ये लोग टैक्सी लेकर के चले जाते हैं बिरला मंदिर। नारायण आपटे और विष्णु करकरे चले जाते हैं मंदिर के भीतर। वहाँ से अपनी वो आराधना वगैरह करने के बाद बाहर निकलते हैं। नाथूराम गोडसे भीतर नहीं जाते हैं, वहीं बाहर एक जगह खड़े रहते हैं शिवाजी की प्रतिमा के पास। जब ये लोग आते हैं तो थोड़ी देर तक आपस में बातचीत होती है और उस बातचीत के अधिकांश समय में विष्णु करकरे एक शब्द भी नहीं बोल पाते, क्योंकि बार बार वो नाथूराम गोडसे को लेकर के भावुक हो रहे होते हैं, जिसकी चर्चा मैंने इस वीडियो के आरंभ में की थी। उन्हें लग रहा था कि उनका वो इतना प्यारा मित्र अब शायद कभी मिल नहीं पाएगा और इस बात से लेकर के विष्णु करकरे बहुत अधिक भावुक हुए जा रहे थे और यही कारण था कि वे कुछ बोल नहीं रहे थे। और इतने में लगभग 4:30 के पहले नाथूराम गोडसे ने कहा कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए और फिर एक तांगा पकड़ करके नाथूराम गोडसे चले जाते हैं, पीछे नहीं मुड़ते हैं, सिर्फ इतना कहते हैं,
देखते हैं अब नियति और भाग्य हमें कब और कहां कैसे मिलवाती है। इन शब्दों के साथ नाथूराम गोडसे तो वहां से निकल जाते हैं, लेकिन पीछे नारायण आप्टे तो पूरे संयत में रहते हैं, लेकिन विष्णु करकरे पूरी तरह से भावुक होकर के लगभग रुआंसे आवाज में बहुत कुछ कहना चाहते हैं, नाथूराम गोडसे से नहीं, नारायण आप्टे से। लगभग रोने से लगते हैं, लेकिन रोने की वजह वह व्यक्ति नहीं है जिसे ये लोग मारने जा रहे थे, बल्कि वह व्यक्ति है जो उस व्यक्ति को मारने जा रहा था, जिसका नाम गांधी है। जो भी हो, बिरला मंदिर से जब ये तीनों वहां से निकल चुके होते हैं, तब प्रेयर मीटिंग के पहले वहां की जो सामान्य हलचल है और दिनों की अपेक्षा कुछ अधिक संख्या थी लोगों की, वहां पर होंगे लगभग 450-500 के आसपास लोग। ये लोग भी उसी भीड़ में चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद जब आप्टे और करकरे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नाथूराम गोडसे भीड़ के किसी एक जगह में गुमसुम लेकिन एकदम शांत और सहज भाव से खड़े हैं। तय हुआ था कि आपस में कोई बातचीत नहीं होगी, ना ही कोई आंखों में इशारेबाजियां होंगी, क्योंकि सादे वर्दियों में पुलिस वाले होंगे। संभव है उन्हें किसी तरह की आशंका हो तो फिर वे इन पर हाथ डाल सकते हैं, इसलिए एकदम शांत रह करके तीनों अलग अलग तरह से रहते हैं। लेकिन तय होता है कि नाथूराम गोडसे के अगल बगल आप्टे और करकरे रहेंगे, क्योंकि यदि ऐसा कोई दुर्योग हुआ, जब नाथूराम गोडसे ने पिस्टल निकाली और आसपास का कोई आदमी उस पर झपट्टा मारने का प्रयास करे, उस समय आप्टे और करकरे उसे रोकेंगे और फिर उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये लोग बीते 18-19 दिनों से लगभग बिना सोए, बिना ढंग से आराम किए, आपाधापी की जिंदगी में एकदम एक थ्रिलर मूवी की तरह ये लोग यहाँ से वहाँ, इस शहर से उस शहर, इस गली से उस गली, कभी कुछ खाया कभी कुछ नहीं खाया, कभी सोया कभी नहीं सोया। इतनी आपाधापी के बाद जिस उद्देश्य की पूर्ति होनी है, उस उद्देश्य की पूर्ति में यदि कोई बाधक बने तो उसे रोकने के लिए ये लोग वहाँ पर प्रस्तुत थे। थोड़ी देर के बाद अचानक वहाँ पर हलचल शुरू हो जाती है। गांधी मनु और आभा के कंधों पर हाथ रख करके निकलता है अपने कमरे से और प्रेयर मीटिंग की तरफ बढ़ता है। लोग उसे अन्य अन्य नामों से पुकारते हुए उसकी तरफ दौड़ने का उपक्रम करते हैं और इस हलचल को देखने के बाद नाथूराम गोडसे एकदम कंपोज्ड होकर के धीरे धीरे उस भीड़ के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। पहले तो ये तय था कि जब प्रेयर मीटिंग शुरू हो जाएगी तब नाथूराम गोडसे गांधी पर गोलियां चलाएंगे, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में नाथूराम गोडसे अपने मन ही मन कुछ सोच लेते हैं और शायद उसी समानांतर ये भावना आप्टे और करकरे के मन में भी आ जाती है कि हो सकता है नाथूराम गोडसे का मन बदला हो, अब गांधी को प्रेयर मीटिंग के दौरान नहीं बल्कि वहां जाने के क्रम में ही मारा जाए। और फिर ये दोनों धीरे धीरे भीड़ में आगे खिसकते हुए नाथूराम गोडसे के आजू बाजू खड़े हो जाते हैं और गांधी जैसे ही नज़दीक आता है तो अब मैं नाथूराम गोडसे के शब्दों में इस पूरे वाकया को बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जो फिर उसी किताब से द मैन हु किल्ड गांधी से मैं गोडसे की उन बातों को जो 5:15 पर जो घटना घटती है मैं उसकी नाथूराम गोडसे के बकौल बताना चाहता हूँ। पिस्तौल दाहिने हाथ में लेकर मैंने हाथ जोड़े और कहा नमस्ते। बाएं हाथ से मैंने उस लड़की को एक तरफ हटा दिया जो मेरे निशाने के चपेट में आ सकती थी। उसके बाद अपने आप ही गोलियां चल पड़ी। मुझे मालूम भी नहीं हुआ कि मैंने 2 गोलियां चलाई या 3। गांधी का दम उखड़ गया और वह आह भरकर गिर पड़े। मैं अपना हाथ ऊपर उठाए रहा। पिस्तौल मजबूती से पकड़े हुए मैं चिल्लाने लगा, पुलिस पुलिस। मैं चाहता था कि हर आदमी देख ले कि मैंने जो कुछ किया था पहले से सोच समझ कर किया था, जानबूझ कर किया था। मैंने क्षणिक आवेश में आकर कुछ भी नहीं किया था। मैं यह नहीं चाहता था कि कोई यह कहे कि मैंने भागने की या पिस्तौल फेंक देने की कोशिश की। मैं पिस्तौल के साथ पकड़ा जाना चाहता था, लेकिन अचानक एकदम सन्नाटा छा गया और कम से कम आधे मिनट तक कोई भी आगे नहीं बढ़ा।
ये नाथूराम गोडसे ने बाद में अपने वक्तव्य में कहा कि कैसे वो गांधी को गोली मारते हैं और उसके बाद की घटनाक्रम में लोग फिर नाथूराम गोडसे को एक आदमी पकड़ लेता है, फिर कई लोग इसके ऊपर एक हमला कर देते हैं और इस बीच में जो पिस्टल है जिसका वो सेफ्टी वाल्व खुला हुआ है, उस पिस्टल को इधर उधर लेके चलने लगते हैं। तब नाथूराम गोडसे पुलिस वाले से कहते हैं कि इस पिस्टल को संभाल करके रख लिया जाए, नहीं तो ये जो लोग हैं एक दूसरे को ही इस पिस्टल से मार देंगे। और इसके बाद नाथूराम गोडसे को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है और इन्होंने पिछले 18-19 दिनों से जो अभियान चलाया था उस अभियान के उद्देश्य की पूर्ति हो चुकी थी। अब गांधी फिर कभी इस देश के साथ वो घिनौना अत्याचार, वो खिलवाड़ नहीं कर सकता था, क्योंकि उस तारीख को 30 जनवरी को 1948 में 5:15 से 17 के बीच में एक आह के साथ, जिसे बाद में लोगों ने हे राम का नाम भी दे दिया, जो एक झूठ था, वह अब फिर कभी इस देश के साथ खिलवाड़ करने की स्थिति में नहीं रह गया था। और नाथूराम गोडसे ने दरअसल उस दिन किसी की हत्या नहीं की थी, बल्कि अपना बलिदान किया था और उसे अच्छी तरह पता था कि इस बलिदान का परिणाम, यानी उस नाथूराम गोडसे के उस प्रयास का परिणाम, उस बलिदान के साथ ही साथ एक प्रतिष्ठा में कलंक, उसके नाम को इस देश के लोग या तो बहुत लंबे समय बाद एक सम्मान का स्थान देंगे और कम से कम उस वक्त तो जो डिस्पेंसेशन था नेहरू एंड को का, वे हमेशा हमेशा के लिए चाहेंगे कि नाथूराम गोडसे के नाम और इज्जत पे एक बट्टा लग जाए। जो भी हो, अब हम जरा बात कर लें कि दुनिया में जो इस बात को प्रचारित और प्रसारित किया गया कि नाथूराम गोडसे ने एक आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, ये आतंकवाद नहीं था, ये नेहरू एंड कंपनी का किया गया, जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन का एक दुरुपयोग था, तंत्र का एक ऐसा दुरुपयोग था जहां नाथूराम गोडसे की बातों को ना सिर्फ छुपा दिया गया, उस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। आने वाले कड़ियों में हम नाथूराम गोडसे के पकड़े जाने के बाद से लेकर उन्हें फांसी दिए जाने तक की जो घटनाएं हैं उन्हें हम आगे की कड़ियों में समेटेंगे। और आज इस कड़ी को हम यहीं पर उपसंहारित करेंगे, समाप्त करेंगे, जहां इनके उद्देश्य की पूर्ति गांधी के सफाई के साथ हो जाती है। और फिर अगली कड़ी में हम ये जानेंगे कि कैसे इन लोगों की गिरफ्तारी होती है, बाकी जो लोग हैं, और कैसे 20 जनवरी के बाद ही अगर पुलिस प्रयास करती, जो कि सब कुछ ऊपर से तय होता है इसलिए ऐसा वो प्रयास कर नहीं पाई, तो शायद गांधी को और घिनौने और ख़तरनाक रूप से देश के साथ खिलवाड़ करने की कुछ और मोहलत मिल जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इस देश को एक दैत्य, एक दानव से और अधिक प्रताड़ित और छला नहीं जाना था। जो भी हो, आज के लिए इस कड़ी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।